प्रश्न एक, भारतीय संविधान एक उधार का थैला है, समझाइए। उत्तर, भारत के संविधान निर्माता जनता के समक्ष कोई मौलिक या अभूतपूर्व संविधान प्रस्तुत नहीं करना चाहते थे। उनका उद्देश्य तो एक व्यावहारिक और अच्छा संविधान बनाना था, इसलिए उन्होंने संसार के प्रमुख और सफल संविधानों का गहन अध्ययन किया और उनसे भारतीय परिस्थितियों के लिए लाभदायक तत्वों को बिना हिचक स्वीकार कर लिया, इसीलिए इसे उधार का थैला कहा जाता है। प्रश्न दो, भारतीय संविधान की विशेषताएं लिखिए। संविधान के पक्ष के तर्क या विशेषताएं। एक, सबसे लंबा लिखित संविधान। दो, विभिन्न स्रोतों से लिया गया संविधान। तीन, कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण। चार, संघात्मकता और एकात्मकता का मिश्रण। पाँच, सरकार का संसदीय स्वरूप। छह, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता। सात, कानून का शासन। आठ, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। नौ, मौलिक अधिकार। 10, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। प्रश्न तीन, भारतीय संविधान के दोषों को लिखिए। संविधान के विपक्ष में तर्क या दोष। एक, संविधान का अधिकांश हिस्सा ऐसा है जिसमें संसद स्वयं ही संशोधन कर सकती है। दो, संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह संविधान में किए जाने वाले संशोधन को राज्यों द्वारा समर्थन अथवा अस्वीकृत के लिए भारतीय संविधान में कोई भी समय निश्चित नहीं किया गया है। तीन, भारतीय संविधान अत्यंत कठोर है, इसमें आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता है। प्रश्न चार, भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, लिखिए। उत्तर, ब्रिटेन। एक, संसदीय सरकार। दो, कानून का शासन। तीन, विधायी प्रक्रिया। चार, एकल नागरिकता। पाँच, कैबिनेट प्रणाली। छह, संसदीय विशेषाधिकार। आयरलैंड। एक, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। दो, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि। तीन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। संयुक्त राज्य अमेरिका। एक, राष्ट्रपति पर महाभियोग। दो, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के कार्य। तीन, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना। चार, मौलिक अधिकार। पाँच, न्यायिक समीक्षा। छह, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। कनाडा। एक, संघवाद का केंद्रापसारक रूप, जहां केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक मजबूत होता है। दो, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास निहित हैं। तीन, केंद्र राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति करता है। ऑस्ट्रेलिया। एक, समवर्ती सूची की अवधारणा। दो, अनुच्छेद 108 अर्थात दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। रूस। एक, मौलिक कर्तव्य। दो, न्याय के आदर्श। फ्रांस। एक, गणतंत्र की अवधारणा। दो, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श। जर्मनी। एक, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका। एक, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। दो, संविधान में संशोधन। जापान। एक, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा। प्रश्न पाँच, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, लिखिए। उत्तर, किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। संविधान कानूनों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो सरकार की मूल संरचना और इसके कार्यों को निर्धारित करता है, जो सरकार के अंगों तथा नागरिकों के आधारभूत अधिकारों को परिभाषित तथा सीमांकित करता है। प्रश्न 6, संविधान संशोधन में साधारण एवं विशेष बहुमत से क्या आशय है? उत्तर 1, साधारण बहुमत संसद के सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कुल सदस्यों के 50% से अधिक के बहुमत को साधारण बहुमत कहा जाता है। इसे कामकाजी या कार्यात्मक बहुमत के रूप में भी जाना जाता है। 2, विशेष बहुमत संविधान के अधिकांश उपबंधों में संशोधन के समय संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष या विशिष्ट बहुमत से तात्पर्य यह है कि सदन की कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। विशेष बहुमत की आवश्यकता संसद के दोनों सदनों में होती है। प्रश्न 7, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव प्रणाली को समझाइए। उत्तर, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव आम चुनावों के माध्यम से वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। उक्त प्रयोजनार्थ देश को 543
संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है जब निर्वाचित सदस्य का पद रिक्त होता है या रिक्त घोषित किया जाता है या उनका चुनाव अवैध घोषित किया जाता है तो इसे उपचुनाव द्वारा भरा जाता है। राज्यसभा में सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं, जिनमें 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। किसी भी संघीय शासन में संघीय विधायिका का ऊपरी भाग संवैधानिक बाध्यता के चलते राज्य हितों की संघीय स्तर पर रक्षा करने वाला बनाया जाता है। इसी सिद्धांत के चलते राज्यसभा का गठन हुआ है। प्रश्न 8, निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य लिखिए। उत्तर, निर्वाचन आयोग की शक्तियां व कार्य निम्नलिखित हैं। 1, यह परिसीमन आयोग अधिनियम के अनुरूप निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करता है। 2, यह निर्वाचक नामावलियों को तैयार करता है और समय समय पर उनमें सुधार करता है। यह सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करता है। 3, यह चुनावों कार्यक्रम निर्धारित करता है और उसे अधिसूचित करता है। 4, यह चुनाव हेतु प्रत्याशियों के नामांकन स्वीकार करता है, उनकी जांच करता है। 5, यह राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और उन्हें चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। 6, यह चुनावों में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा किए गए प्रदर्शन के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय दलों का दर्जा प्रदान करता है। प्रश्न 9, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है? उत्तर, आनुपातिक प्रतिनिधित्व शब्द का अभिप्राय उस निर्वाचन प्रणाली से है जिसका उद्देश्य लोकसभा में जनता के विचारों की एकताओं तथा विभिन्नताओं को गणितरूपी यथार्थता से प्रतिबिंबित करना है। प्रश्न 10, विशेष बहुमत का अर्थ समझाइए। उत्तर, विशेष बहुमत को स्पेशल मेजॉरिटी कहा जाता है। विशेष बहुमत का प्रयोग सदन में मुख्य रूप से 2 कारणों के लिए किया जाता है। पहला, संविधान में संशोधन करने के लिए तथा दूसरा, महाभियोग लाने के लिए किया जाता है। विशेष बहुमत साधारण बहुमत से बिल्कुल अलग होता है और किसी भी सदन में कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 को विशेष बहुमत कहा जाता है। प्रश्न 11, पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था से क्या आशय है? उत्तर, पृथक निर्वाचिका का मतलब है कि शोषितों व वंचितों और दलितों के लिए अपने प्रतिनिधि को अपने क्षेत्र में वोट देने का अधिकार पृथक निर्वाचिका कहलाता है। पृथक निर्वाचन क्षेत्रों के मामले में किसी देश या क्षेत्र की मतदान करने वाली आबादी को धर्म, जाति, लिंग और व्यवसाय जैसे कुछ कारकों के आधार पर अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। यहाँ प्रत्येक निर्वाचक मंडल के सदस्य केवल अपने निर्वाचक मंडल के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों को वोट देते हैं। प्रश्न 12, लोकतंत्र में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? उत्तर, संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रश्न 13, भारत के संविधान में किन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है? उत्तर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 से 371 जूल के तहत महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक राज्यों के विशेष प्रावधान से संबंधित है। प्रश्न 14, प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति की क्या भूमिका है? उत्तर, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए देश का प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी एवं उसके अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से करेंगे। प्रश्न 15, राष्ट्रपति के विशेष अधिकारों को समझाइए। उत्तर, 1, राष्ट्रपति सत्रावसान का आह्वान करता, संबोधित करता है। 2, संसद को संदेश भेजता और लोकसभा भंग करता है। 3, किसी भी समय अध्यादेश जारी करता है, उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदनों में सत्र चल रहा हो। 4, वित्तीय और धन विधेयक लाने की सिफारिश करता है। 5, प्राणदंड स्थगित करने, सजा को कम करने या क्षमा करने या निलंबित करने एवं कुछ मामलों में सजाओं को माफ करने या रूपांतरण का कार्य करता है। प्रश्न 16, अमेरिका में किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था है? उत्तर, अमेरिकी संविधान निर्माता इस तथ्य से परिचित थे कि
संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विशाल राज्य में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाना संभव नहीं हो सकता, इसलिए उनके द्वारा प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र को ही अपनाया गया, जिसके अंतर्गत सामान्य जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कार्य में भाग लेती हैं। प्रश्न 17, कार्यपालिका किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को लिखिए। उत्तर, कार्यपालिका सरकार या शासन का महत्वपूर्ण शाखा या अंग है, जो व्यवस्थापिका तथा आम प्रशासन के द्वारा अधिनियमित कानूनों को लागू करने के लिए उत्तरदायी होती है, अर्थात कार्यपालन संबंधी शक्तियों से संबंधित संरचनात्मक व्यवस्था को कार्यपालिका कहा जाता है। हमारे देश में दो प्रकार की कार्यपालिका होती हैं। ये हैं राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक अधिकारी कार्यकारिणी के स्थायी सदस्य नहीं होते हैं, बल्कि एक विशेष कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं और सरकार बदलने पर बदल जाते हैं। प्रश्न 18, स्थायी एवं राजनैतिक कार्यपालिका किसे कहते हैं? उत्तर, एक राजनैतिक कार्यपालिक राजनीतिक कार्यपालिका वह समूह है जो नीतियां तय करती है। इन्हें प्रतिनिधि के रूप में भी जाना जाता है। वे राज्य की नीतियों और रूपरेखा पर निर्णय लेते हैं। राजनीतिक अधिकारी वित्त, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे अपने क्षेत्रों में कुछ निर्णय लेते हैं, इसलिए राजनीति से जुड़े सभी बड़े फैसले वे ही लेते हैं। उन्हें जनता द्वारा चुना जाता है। भले ही उनके पास अधिकार है, लेकिन उनके पास स्थायी कार्यकारिणी पर शक्ति नहीं है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। दो स्थायी कार्यपालिका स्थायी कार्यकारी अधिकारी सिविल सेवक होते हैं, जो एक निश्चित अवधि के लिए सरकार में काम करते हैं। प्रत्येक मंत्रालय की वेबसाइट पर आपको उस विशेष मंत्रालय को सौंपे गए पूर्णकालिक सिविल सेवकों की एक सूची मिल जाएगी। ये लोग स्थायी अधिकारी हैं। वे अपने विभागों में बड़े फैसले नहीं लेते। हालांकि राजनीतिक अधिकारियों के रूप में वे सभी प्रकार के निर्णय लेने में राजनीतिक प्रशासकों की सहायता करते हैं। वे अपना अधिकांश समय अपने विभागों के लिए काम करने में बिताते हैं। प्रश्न 18, अविश्वास एवं निंदा प्रस्ताव में अंतर लिखिए। उत्तर, एक निंदा प्रस्ताव किसी एक मंत्री, कई मंत्रियों और पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। दो, निंदा प्रस्ताव को लोकसभा में इसे स्वीकारने का कारण बताना जरूरी होता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में इसे स्वीकारने का कारण बताना जरूरी नहीं होता है। 3, निंदा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद की कुछ नीतियों या कार्यों के खिलाफ निंदा के लिए लाया जाता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में मंत्रिपरिषद के बहुमत को देखने के लिए लाया जाता है। 4, यदि निंदा प्रस्ताव लोकसभा में पास हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना आवश्यक नहीं होता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पास हो जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना आवश्यक होता है। प्रश्न 19, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में क्या अंतर है? उत्तर, एक, अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 80 राज्यों की परिषद की संरचना से जुड़ा है। 2, लोकसभा की सदस्य संख्या 500 से 552 तक है। वर्तमान में लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा की सदस्य संख्या 200 से 250 तक है। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सीटें हैं। 3, लोकसभा का सांसद बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, जबकि राज्यसभा का सांसद बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। 4, लोकसभा का कामकाज लोकसभा अध्यक्ष द्वारा संचालित किया जाता है, जबकि राज्यसभा का कामकाज उपराष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सभापति के रूप में संचालित किया जाता है। प्रश्न 20, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। 1, दलबदल। 2, निजी विधेयक। 3, शून्यकाल। 4, प्रश्नकाल। 5, स्थगन प्रस्ताव। 6, साधारण विधेयक। उत्तर, दल बदल। दल बदल कानून विधायकों और सांसदों के एक दल दो दूसरे दल में पलायन को रोकने के संविधान में संशोधन कर कानून बनाया गया है, इसे ही दल बदल कानून कहते हैं। 2, निजी विधेयक। मंत्री के अतिरिक्त कोई और सदस्य विधेयक पेश करे तो ऐसे विधेयक को निजी सदस्यों का विधेयक कहते हैं।
3 शून्यकाल। शून्यकाल जिसे जीरो अवर भी कहा जाता है। सदन में प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से 1 बजे तक के समय को शून्यकाल कहते हैं, यानी प्रश्नकाल के बाद का 1 घंटा शून्यकाल होता है। शून्यकाल में पूछे जाने वाले प्रश्न की सूचना पहले से देने व जरूरत नहीं होती है। इसमें तत्काल प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 प्रश्नकाल। सामान्यतया लोकसभा की बैठक का पहला घंटा प्रश्नों के लिए होता है और उसे प्रश्नकाल कहा जाता है। इसका संसद की कार्यवाही में विशेष महत्व है। प्रश्न पूछना सदस्यों का जन्मजात और उन्मुक्त संसदीय अधिकार है। प्रश्नकाल के दौरान सदस्य प्रशासन और सरकार के कार्यकलापों के प्रत्येक पहलू पर प्रश्न पूछ सकते हैं। 5 स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर चर्चा के उद्देश्य 2 सदन के कामकाज को स्थगित करने की प्रक्रिया है। स्थगन प्रस्ताव को अध्यक्ष की सहमति से पेश किया जा सकता है। स्थगन प्रस्ताव का प्राथमिक उद्देश्य लोकसभा का ध्यान सार्वजनिक महत्व के हाल ही में हुए मामले की ओर आकर्षित करना है। 6 साधारण प्रस्ताव। साधारण प्रस्ताव वह है जिसमें सामान्य बैठक में प्रस्ताव को स्थानांतरित करने के लिए सरल बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष संकल्प का अर्थ है एक संकल्प जिसमें सामान्य बैठक में प्रस्ताव पारित करने के लिए सर्वोच्चता की आवश्यकता होती है। साधारण प्रस्ताव में पारित होने के लिए कम से कम 51% सदस्यों की सहमति आवश्यक है। प्रश्न 21 लोकलेखा समिति एवं प्राक्कलन समिति को समझाइए। उत्तर 1 लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा करने वाली समिति है। इसका गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में हुआ। वर्तमान में इसमें 22 सदस्य हैं, जिनमें से 15 लोकसभा से तथा राज्यसभा से हैं। 2 प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति यह बताती है कि प्राक्कलन में निहित नीति के अनुरूप क्या मितव्ययिता बरती जा सकती है तथा संगठन कार्यकुशलता धन प्रशासन में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। संसद की वित्तीय कार्यों में सहायता करने के लिए बनाई गई स्थायी समितियों में से एक प्राक्कलन समिति है। इसका गठन 1950 में तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई ने किया था। प्रश्न 22 विधायिका संसद के प्रमुख कार्यों को लिखिए। उत्तर 1 कार्यपालिका का नियंत्रण संसद का एक महत्वपूर्ण कार्य है। मंत्रिपरिषद एक चूक और वचनबद्धता की जवाबदेही तय करते हुए उस पर अपने नियंत्रण के अधिकार का प्रयोग करना। 2 कानून बनाना किसी भी विधानमंडल का प्रधान कार्य है। 3 वित्त का नियंत्रण करना। 4 संवैधानिक कार्य करना। 5 निर्वाचन संबंधी कार्य करना। 6 न्यायिक कार्य करना। प्रश्न 23 राज्यसभा की विशेष शक्तियां कौन कौन से हैं, लिखिए। उत्तर संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा एक स्थायी सदस्य के रूप में कार्य करता है, जो लोकसभा के विपरीत कभी भी भंग नहीं होता है और इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में इस्तीफा दे देते हैं और संशोधन कक्ष लोकसभा द्वारा पारित विधेयकों की समीक्षा करता है, जो एक हद तक निरंतरता का प्रस्ताव करता है। संसद द्वारा पारित कानूनों की मुख्य नीति राज्यसभा के पास कई शक्तियां हैं और राज्यसभा की कुछ विशेष शक्तियां हैं और राज्यसभा की शक्तियों कम शर्तों के अनुसार विभाजित किया जा सकता है। 1 विधायी शक्तियां, 2 कार्यकारी शक्तियां, 3 चुनावी शक्तियां, 4 न्यायिक शक्तियां, 5 विशिष्ट शक्तियां। प्रश्न 24 मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी करता है। उत्तर सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा 1 रिट जारी कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों 1 प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों रिट जारी कर सकते हैं। प्रश्न 25 सर्वोच्च न्यायालय के कार्य और शक्तियां लिखिए। उत्तर सर्वोच्च न्यायालय के कार्य 1 यह विभिन्न सरकारी संस्थाओं, संघीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच विवादों को निपटाने के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करता है। 2 संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार भारतीय क्षेत्र की सभी अदालतों को
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए कानून का पालन करना चाहिए। 3 किसी उच्च न्यायालय या किसी अन्य अधीनस्थ न्यायालय की अपील। एक जवाब में सर्वोच्च न्यायालय अंतिम निर्णय देता है। 4 सर्वोच्च न्यायालय विशिष्ट मामलों में निर्णय ले सकता है और स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है। 5 यह दीवानी और फौजदारी मामलों में अपील की सर्वोच्च अदालत है। सर्वोच्च न्यायालय के पास निम्नलिखित न्यायिक शक्तियां हैं। 1 मूल न्यायाधिकार, 2 अपील न्यायिक क्षेत्र, 3 सलाहकार क्षेत्राधिकार, 4 क्षेत्राधिकार की समीक्षा।